नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो हमारे चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब तक के की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि लैंगिक आधार पर भारत में क्या स्थिति रही, अर्थात महिलाओं की समाज में क्या स्थिति थी, राजनीति में क्या स्थिति थी, निजी मामलों में क्या स्थिति थी, सरकार ने इसके लिए क्या काम किए, सारी चीजें मैंने बताया। अब धार्मिक आधार पर हम राजनीतिक संबंध को समझते हैं। धर्म के आधार पर राजनीति। एक बात बताओ बेटा, आज पूरे भारत में, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में, है ना, अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है। अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं। हमारे भारत में भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध धर्म, है ना। आपने पिछले मतलब फर्स्ट लेसन में पहले ही अध्याय में पढ़े थे, है ना, श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी। हम्म वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति थी, पर बेल्जियम ने तो अपनी स्थिति सुधार लिया। यहीं पर धार्मिक आधार पर देश से ज्यादा प्रायोरिटी धर्म को दी गई श्रीलंका में, और बवाल हो गया। देखे थे बवाल कैसा हुआ कि वो संभाल नहीं पाए, दंगे अंगे होने लगे। तो भारत में कैसे संभल पाया ये? भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहने के बावजूद भी भारत में सब लोग मिलजुल कर कैसे रखते? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पर जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ये फिर से एक सवाल उठ जाता है कि क्या आज भी धर्म के आधार पर भेदभाव की स्थिति है क्या? जबकि हमारे देश में, हमारे संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि भारत किसी एक धर्म का समर्थक है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो उसको इस्लामिक कंट्री कहा जाता है, वहां पर धर्म को प्राथमिकता दी जाती है। यूरोपियन कंट्री, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर ईसाइयत को प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है ना। लेकिन कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सभी धर्म के लोगों को एक साथ, एक जगह, एक समान भाव से देखा जाता है। उनमें से एक हमारा भारत है। आज हम जानेंगे कि भारत में और भारत की राजनीति में धर्म का, रिलीजन्स का क्या इफेक्ट है, क्या इंपॉर्टेंस है। आपकी किताब में बहुत सारे रंग बिरंगे सवाल वहां पर दिए गए हैं। क्या भारत का अपना कोई धर्म है? और अगर भारत में कोई धर्म है तो कौन सा बड़ा धर्म है, कौन सा छोटा धर्म है? ना जी ना। ऐसा हम मान के चलते हैं कि हिंदू धर्म बड़ा है, भारत एक हिंदुत्ववादी देश है। लेकिन नहीं, हमारा संविधान, हमारे संविधान सभा के लोग जानते थे कि आगे चलकर भारत में ऐसी कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए उन्होंने पहले से ही कह दिया कि भारत में सभी धर्म के लोग रहेंगे, सभी संप्रदाय के लोग रहेंगे, लेकिन किसी भी एक धर्म को भारत सपोर्ट नहीं करेगा। सभी धर्म के लोगों को समान रूप से देखा जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं धर्म और राजनीति पर। चर्चा कुछ ऐसी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म और राजनीति का सीधा संबंध नहीं होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम भारत की राजनीति को देखें तो कहीं ना कहीं धर्म की सुगबुगाहट आती है ना। हाँ, अब आपको याद आया, ये भगवा रंग रंग रंग, ये भगवा रंग, हाँ छा गया है। ठीक है। परंतु भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में धर्म अक्सर राजनीतिक विचार और निर्णयों को प्रभावित करता है ना। एक तरफ संविधान कहता है कि धर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब धर्म सिर्फ आपस में रहो, मिलजुल के रहो, राजनीति में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि धर्म कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाता है ना। कि जिस धर्म के ज्यादा लोग रहेंगे उनका प्रभुत्व रहेगा, उनकी पावर रहेगी, ऐसा वैसा जमाने भर की चीजें, दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, चलता है। भारत की राजनीति में भी ये देखने को मिलता है, पॉलिटिक्स में। ठीक। संविधान का निर्देश है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे। ये तो संविधान कहता है।
लेकिन चुनाव उनाव जब आते हैं तो सब इधर उधर की कहानी हो जाती है। कोई टोपी पहनता है, कोई भगवा वस्त्र धारण करता है, चुनाव जीत जाता है। देखिए आपने। हाँ, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम इसको इंडिविजुअली समझते हैं कि ये सांप्रदायिकता, देखो सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जब धार्मिक आधार पर, है ना, या धर्म के आधार पर भी अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के अपने अपने समूह हो जाते हैं। मतलब जब लोग धार्मिक समुदाय को प्राथमिक पहचान मानकर दूसरे के प्रति संकीर्ण सोच, मतलब छोटी सोच रखना, दूसरे का विरोध रखना, है ना, और राजनीति में धर्म का उपयोग होता है, तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। मतलब धर्म का राजनीतिकरण, धर्म का जब राजनीतिकरण हो जाए, है ना, तो उसे सांप्रदायिकता कहेंगे। उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? सांप्रदायिकता कहेंगे। कब? अगर सब लोग धार्मिक रूप से एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। लेकिन मान के चलिए धर्म की बात करें, कुछ हिंदू धर्म के लोग भी हैं, है ना, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध धर्म, अलग अलग धर्म है। ठीक। अब ये अलग अलग धर्म में बहुत सारे लोग रहते हैं। मान के चलिए हिंदू धर्म में 100 लोग हैं, तो आपको 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ हिंदू धर्म को धार्मिक आधार पर मानते, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पर 80 लोग ऐसे होंगे कि हम हिंदू धर्म के, हमको सपोर्ट करो, हम ही देश के लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसा अगर कर दें, है ना, और वो बोलें कि हम ही लोग अच्छे हैं, ये मुस्लिमों को हमारे देश से बाहर निकालो, तो ये विचारधारा, है ना, ये विचारधारा क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, सेकुलरिज्म कहलाती है। समझ में आया कि एक धर्म के लोग अपने धर्म को अच्छा बताकर दूसरे धर्म को उससे कमजोर बताने की कोशिश की जाती है और उसका लाभ राजनीति में लेने की कोशिश की जाती है। मान के चलिए 100 लोग हैं, अब चुनाव हो रहा है, 2 उम्मीदवार हैं, 100 लोगों में से 20 मुस्लिम हैं और 80 क्या है बेटा? 80 लोग हिंदू हैं। ठीक है, और 2 उम्मीदवार हैं, है ना, उनमें से एक उम्मीदवार मुस्लिम है, एक उम्मीदवार हिंदू है। ठीक, लेकिन मान के चलिए 2 उम्मीदवार हिंदू हैं। ठीक, अब तीनों में अगर ये हो जाए कि व्यक्ति चुनाव जब लड़े तो व्यक्तिगत आधार पर कि कौन अच्छा व्यक्ति, मान के चले कोई मुस्लिम भी बहुत अच्छा व्यक्ति, मुस्लिम है, उसकी मेजोरिटी कम है लेकिन व्यक्ति अच्छा है ना, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। या कोई हिंदू है ना, हिंदू में कोई अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, तो उसके व्यक्ति विशेष के आधार पर अगर उसको वोटिंग की जाए, है ना, तो मुस्लिम लोग भी हिंदू को वोट कर सकते हैं। लेकिन वहां पर बात आ जाए कि नहीं, हम तो हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम बोलेगा मुस्लिम को वोट करेंगे, तो ऐसे में ये जो झगड़ा हो जाएगा, मुस्लिम हिंदुओं को कमजोर बताने की कोशिश करेगा, हिंदू मुस्लिम को कमजोर बताने की कोशिश करेगा। तो ऐसी व्यवस्था बच्चों क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता कहलाती है ना, कि जब धर्म का उपयोग राजनीति में कर लिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? सांप्रदायिकता कहलाएगी। क्लियर हो गया सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं सांप्रदायिकता की, सेकुलरिज्म की क्या 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 क्वालिटीज हैं, सांप्रदायिक की क्या 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 विशेषताएं हैं? अब समझना, धर्म को राजनीतिक पहचान बनाना, कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले, ठीक है, हम बनाम वे, मतलब ऐसी सोच रखना कि हम हैं, इस धर्म के लोग हम हैं, और वे मतलब उस किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाना, यह सांप्रदायिकता होती है। ठीक है, धार्मिक आधार पर भेदभाव और हिंसा करना, कि वो उस धर्म के, उनके साथ मारपीट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, हम ये नहीं करने देंगे, मंदिरों में नहीं आने देंगे, मस्जिदों में नहीं आने, अरे कौन हो रहे तुम लोग? ठीक है, तो सांप्रदायिकता एक लोकतांत्रिक देश के लिए, एक विकासशील देश के लिए, या विकसित बनने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो बच्चा ये गलत बात है। राजनीतिक दलों का धर्म के नाम पर वोट मांगना, कि हम इस दल के हैं, हमें तो हिंदू वोटर्स मिलने चाहिए, इस धर्म के हैं, है ना, इस पार्टी के हैं तो ये तो मुसलमान वोटर्स इनके हैं, तो ये चाहिए। अभी चुनाव देखना, जैसे बिहार में चुनाव हो रहा है, यूपी में चुनाव होता है,
तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू लोग जो है भाजपा को वोट करेंगे और जो अन्य जाति धर्म के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे या समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे या तेजस्वी यादव को वोट करेंगे। तो ये सांप्रदायिकता है ना। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सांप्रदायिकता कहते हैं। ठीक, अगला, भारत में धर्म और राजनीति को थोड़ा आगे आकर समझते हैं भाई। राज्य का कोई राजधर्म नहीं है। देखो भारत का संविधान क्या कहता है। भारत के संविधान में आप प्रस्तावना पढ़ते हैं, ठीक है, समानता की बात करता है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और सबको धर्म की भी स्वतंत्रता, सभी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। क्योंकि संविधान कहता है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता देंगे। इसको फंडामेंटल राइट में भी रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि हमारे देश के सभी लोगों को सभी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक, लेकिन किसी और धर्म को क्रिटिसाइज करने की स्वतंत्रता नहीं है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, और दूसरी चीज, भारत या संविधान, भारत का संविधान या भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, अपना धर्म नहीं है। भारत को कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदूवादी देश है या मुस्लिमवादी देश है या किसी अन्य धर्म के नाम से भारत की पहचान नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान की पहचान किससे होती है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है ना। लेकिन भारत की ऐसी कोई पहचान नहीं है कि किसी धर्म विशेष के आधार पर भारत को पहचाना जाता हो। समझ में आया बेटा? हाँ, तो दूसरा, सभी धर्म को साथ और सभी धर्म के साथ समान व्यवहार की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने की बात कही गई है। राज्य का हस्तक्षेप, मतलब अगर कोई व्यक्ति, एक धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव करता है, गलत व्यवहार करता है, तो राज्य मतलब भारत क्या कहता है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमको लड़ाई झगड़े नहीं करने, हमको सब आपस में मिलकर, पूरे लोगों को आपस में जुड़कर देश को मजबूत बनाना है, देश को विकसित कर रहा है। ये बात यहां पर कही गई है प्यारे साथियों। ठीक है, समझ में आ गया? तो भारत में धर्म और राजनीति, मैं एकदम रिवीजन करा रहा हूं, आपका शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, जाति और राजनीति, कास्ट और पॉलिटिक्स। अब हम तीसरे हिस्से में आते हैं। आपको बता दूं कि पूरे विश्व में लैंगिक भेदभाव देखने को मिलेगा, लैंगिक और धार्मिक। ये जो मसले हैं या इनका जो प्रभाव है, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, है ना, जिन पर या जहां की राजनीति में वहां की लैंगिक असमानता या उसके सुधार की बात की जाती है, धार्मिक असमानताओं पर बात की जाती है, तो वहां की राजनीति को वहां के लैंगिक आधार पर या धार्मिक आधार पर आंका जा सकता है, या ये चीजें वहां पर होती हैं, भेदभाव होता है और उसको लेके चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन जातिगत आधार पर या जाति को आधार मानकर राजनीति सिर्फ भारत में होती है। राजनीति सिर्फ आपको भारत में मिलेगी। इसके आधार पर राजनीति सिर्फ किस में मिलती है? भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो, तो भारत में जाति का राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे बिहार का चुनाव हो, तो यादव लोगों का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। खैर मध्य प्रदेश में तो कभी जातिगत आधार पर चुनाव नहीं होते, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बड़ी जाति नहीं है या बड़ी मात्रा में कोई एक जाति के लोग नहीं रहते हैं। समझ में आया? लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम बिहार की बात करें, तो ये कुछ राज्य बेटा आपको ऐसे मिलेंगे, है ना, जहां पर एक ही जाति के लोग ज्यादातर रहते हैं। ठीक, ठीक, तो भारत में जाति का राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जाति राजनीति को प्रभावित करती है, जैसे
वोट, उम्मीदवार का चयन, चुनावी रणनीति जाति के आधार पर होती है। भैया जो कई पार्टियां हैं, है ना, पार्टी अपने उम्मीदवार जो जिस जाति का व्यक्ति होता है या जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है ना, जैसे मान के चलिए एक गांव है, गांव में एक छोटा सा चुनाव, आपको सरपंच का चुनाव की बात करता हूं। गांव में मान के चलिए कुल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक। 100 में मान के चलिए 20 ब्राह्मण हैं, ठीक, 40 क्षत्रिय हैं, है ना, और 30 लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के हैं और 10 लोग एससी के हैं। अब यहां से समझना, गांव में शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के 30 लोग, अनुसूचित जनजाति के 20 ब्राह्मण हैं और 40 क्षत्रिय हैं। अब यहां पर अगर चुनाव होगा तो किसका पलड़ा भारी होगा? अगर जातिगत आधार पर चुनाव हुआ, किसका पल्ला भारी होगा भैया? सभी को समझ में आ रहा है कि यहां पर वजनदार कौन है? क्षत्रिय है, और दूसरे में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होंगे। तो जब भी कोई पार्टी यहां पर चुनाव लड़ेगी तो किनको ज्यादा ध्यान में रखेगी कि क्षत्रिय और शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लोग अगर हमारे साथ में हैं, या तो फिर इन ब्राह्मण एसटी एससी, है ना, इन तीनों को साथ में रखना पड़ेगा, ठीक। लेकिन बोलबाला किसका ज्यादा रहेगा? ये 40 वाले का, क्योंकि इसको कम किया हो सकता है ना। अगर ये ब्राह्मण के साथ भी हो गया तो फिर इनका तो पत्ता ही कट है। समझ में आया? तो जाति का फर्क पड़ता है राजनीति में। तो ज्यादातर राजनीति में कौन आएगा? पद में ज्यादातर कौन रहेंगे? क्षत्रिय रहेंगे। राजनीति जाति को प्रभावित करती है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण, शिक्षा, नौकरी और प्रतिनिधित्व के आधार पर अवसर मिले। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है कि यार हमेशा तो फिर यही चुनाव जीतते रहेंगे। तो फिर कभी कभी, है ना, या कुछ कुछ जगह पर ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि हम 1 सीट एससी की रखेंगे, 2 सीट एसटी की रखेंगे, है ना। समझ में आया? तो फिर आरक्षण की व्यवस्था की जाती है चुनाव में, ताकि दूसरे लोगों को भी, है ना, तो रिश्ता दो तरफा, 2 वे रिलेशनशिप, तो आरक्षण दिया जाता है ताकि ज्यादा लोगों के आधार पर जिनको बार बार लाभ मिल रहा है वो तो लाभ लेते ही जा रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे जिनको एक भी बार अभी तक लाभ नहीं मिला है तो उनको आरक्षण दे दो कि नहीं भैया, भले ही तुम कितने ही हो, पर अगर मान के चलिए 2 पद आए हैं यहां पर, तो एक पर तो इनमें से एक को देना ही पड़ेगा, नहीं तो बेचारे ये इनका तो शोषण होता रहेगा, है ना। तो ये है जाति और राजनीति। फिर जातिगत असमानताएं, कास्ट बेस्ड क्या इनइक्वलिटी कौन कौन सी है? जाति व्यवस्था ने समाज को ऊंच नीच में बांट दिया, है ना। कोई बोलता है कि मैं ऊंची जाति का हूं, कोई बोलता है मैं नीची जाति का हूं, मुझे आरक्षण मिलना चाहिए, मुझे ये नहीं मिलता। कई बोलता है आरक्षण नहीं मिलने के लिए रोते हैं, कुछ बोलते हैं आरक्षण मिलना चाहिए। तमाम चीजें। ऊंची जातियों को अवसर, शिक्षा और सम्मान मिला, प्रारंभ से इनको मिलता रहा। तो निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव हुआ, तो सरकार ने संविधान में बोला कि नहीं, हम इनको अवसर देंगे, हम इनके लिए सीटें रिजर्व रखेंगे। निचली जातियां एसटी एससी ओबीसी शोषण और भेदभाव झेलती रहीं। आजादी के बाद संविधान ने समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया और आरक्षण जैसी नीतियां को भी क्या की बेटा, लागू की गई, है ना। फिर भी कई जगह जातिगत भेदभाव अब भी देखा जाता है, ठीक है। मतलब इतना आरक्षण देने के बाद में भी, इतना आरक्षण होने के बाद में भी, ठीक है, आज भी भेदभाव होता है। किसके आधार पर? जातिगत आधार पर भेदभाव होता है, ठीक है। समझ में आ गया? फिर से एक बार, जातिगत असमानताएं। जातिगत असमानताएं क्या हैं? कि जाति व्यवस्था में समाज को नीचे ऊंचे में बांटा गया है। ऊंची जाति के लोगों को बहुत सारे अवसर मिले, नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव हुआ। इसीलिए आजादी के बाद संविधान ने समानता की, राइट टू इक्वलिटी, है ना, इसकी फ्रीडम दी गई, है ना, और आरक्षण जैसी व्यवस्था, है ना, या रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था लागू की गई। फिर भी कई जगह
जातिगत भेदभाव अब भी देखा जाता है, फिर भी कई जगह अब भी जातिगत भेदभाव देखा जाता है। समझ गए तुम लोग? अरे यस और नो? ठीक है। फिर राजनीति में जाति, चुनाव में जाति सबसे अहम भूमिका निभाती है ना? मैंने अभी अभी आपको बता दिया। राजनीतिक दल टिकट बांटते समय जाति संतुलन देखते हैं कि भाई किस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है, उसका उम्मीदवार उठारो, ताकि वो जीतेगा तो उस राजनीतिक दल को फायदा मिलेगा, सत्ता में आएंगे। कई बार वोटर जातिगत आधार पर भी वोट करते हैं कि भैया हमारी जाति का व्यक्ति है, हम तो इसी को वोट करेंगे। सरकारें भी जाति समीकरण से बनती और बिगड़ती हैं, है ना? अगर जो जो जाति जिसके समर्थन में आ गई तो मतलब उसके उम्मीदवार जीत गए, उसकी सरकार बन गई। और कई बार अगर जाति विपरीत में आ गई तो फिर सरकार बिगड़ भी जाती है। तो इससे डेमोक्रेसी में होता क्या है, जातिवाद बढ़ता है, कास्टिज्म बढ़ता है। इससे क्या बढ़ता है बच्चों? कास्टिज्म, है ना? जातिवाद बढ़ते जाता है। समझ में आया सभी को? ठीक है। जाति के अंदर राजनीति, पॉलिटिक्स विद इन कास्ट। हर जाति के लोग एक समान नहीं होते हैं। एक ही जाति में कई अमीर होते हैं, कई गरीब होते हैं, कई शिक्षित होते हैं, अशिक्षित, सबका फर्क पड़ता है। और राजनीति में जाति समूह के अंदर भी विभाजन और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन पैदा किया जाता है। यानी जाति सिर्फ एक जैसा वोट बैंक नहीं है, बल्कि उसमें भी राजनीति चलती रहती है। भाई जातिगत आधार पर भी देखा जाता है कि भाई हम 100 लोग हैं, माना कि एक जाति के, लेकिन 100 लोगों में भी कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। अगर गरीब का काम हो रहा है तो ठीक है, वो साथ देगा। अब अमीर का काम हो रहा है तो वो साथ रहेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी के एक का भी फायदा नहीं हुआ तो अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। फिर उनमें से जो जिसके साथ रहेगा, जो अच्छा व्यक्ति रहेगा, वो ऊपर उठकर आता है। समझ में आया? तो ये हो गई जाति के अंदर जाति राजनीति। अब एक है पारिवारिक कानून, वर्ण व्यवस्था, शहरीकरण, अगड़ा और पिछड़ा, नारीवादी। ये हिडन पॉइंट्स है, इनके बारे में आपको पता करना। पारिवारिक कानून क्यों लाया गया? पारिवारिक कानून इसलिए लाया गया बेटा, ताकि जो लैंगिक समस्या है ना, जो लैंगिक असमानता है या लैंगिक भेदभाव है, उसको क्या करने के लिए, समाप्त करने के लिए पारिवारिक कानून लाए गए। कौन कौन से? है ना, जैसे दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, ठीक है, साथ ही साथ परिवार न्यायालय, इसकी स्थापना की गई। समझ में आया? वर्ण व्यवस्था में क्या कहता है कि यहां पर बोला गया कि इसमें आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको काम के आधार पर बांट दिया गया कि भैया जो ज्यादा पढ़े लिखे या पंडितों का काम पूजा अर्चना, क्षत्रिय का काम युद्ध या फिर ये जमींदार के तौर पर बड़े हुए, वैश्य मतलब ये व्यापारी वर्ग, शूद्र मतलब निम्न स्तर का कार्य करने वाला, निम्न स्तर के कार्य करने वाला व्यक्ति। ठीक है। शहरीकरण क्यों किया गया? शहरीकरण में क्या हुआ कि चीजें बदली। जो हम लैंगिक असमानता देखे, वो धीरे धीरे शहरीकरण होने से महिला और पुरुष दोनों कार्य करने में सक्षम हुए, है ना। धार्मिक आधार पर भी बहुत सारे बदलाव हुए। अगड़ा और पिछड़ा वर्ग ये एक नया वर्ग उभर कर सामने आया। अगड़ा और पिछड़ा वर्ग जो है, इसमें जो व्यक्ति धनवान है, संपन्न है, वो अगले वर्ग में आया, और जिसके पास में धन बल के लिए वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, वो पिछड़े वर्ग में। नारीवादी का मतलब ये हो गया कि नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के विकास के लिए, नारियों के उत्थान के लिए जो व्यक्ति लड़ा, जो आंदोलन चलाए गए, उसे नारीवादी विचारधारा कहा गया। ठीक, चलिए, तो धन्यवाद आप सभी का। तो हमने लगभग 1 घंटे के अंदर आपको सार गर्भित रूप में
तीनों ही पार्ट को समझाने की कोशिश करी है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि एसएसटी में आपको चीजें समझ में आए, समझना बहुत जरूरी है और आसान भाषा में, क्योंकि किताब को पढ़ना बच्चों के लिए बहुत लेंदी होता है, इसलिए हमने उसको यहां पर शॉर्ट आउट किया है। ठीक है, तो मिलता हूं मैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।